कल्पना कीजिए 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की गिनती। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ बिल्कुल। और हर एक घर, हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति का एकदम सटीक ब्यौरा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब बिना एक भी कागज के टुकड़े के होने जा रहा है। सुनने में तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना? बिल्कुल लगता है। लेकिन भारत 2027 में ठीक यही करने जा रहा है। और हमारे सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज 17 अप्रैल 2026 है। हाँ, मतलब आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं जहां इसी महीने से भारत की जनगणना का पहला चरण जमीन पर उतर चुका है। सही कहा आपने। और इसीलिए द डीप डाइव में आज हम एक बहुत ही खास प्रेजेंटेशन को डिकोड कर रहे हैं। 2027 आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे 150 साल पुरानी ये जो कागजी फाइलों की भारी भरकम मशीनरी थी वो अब पूरी तरह से एक डिजिटल चमत्कार में बदल रही है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई मतलब सिर्फ लोगों को गिनने का काम नहीं है। तो फिर क्या है ये दरअसल एक समृद्ध और पूरी तरह से डेटा संचालित राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद है। मतलब ये बदलाव तकनीकी रूप से बहुत बड़ा है। मुझे भी यही लगता है। मतलब 1 अरब से ज्यादा आबादी को अब कागज पर नहीं बल्कि सीधे स्मार्टफोन के जरिए गिना जाएगा। ये सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया के इतिहास पर थोड़ी नजर डालें तो स्रोतों के अनुसार भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 मतलब आज से 1.5 सदी पहले। बिल्कुल। और जो दशकीय जनगणना है, मतलब जो हर 10 साल में एक बार होती है, उसकी नियमित शुरुआत 1881 से हुई थी। अच्छा, तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से कागज, स्याही और उन बड़े बड़े रजिस्टरों पर टिकी थी। और बोरियों में बंद फाइलों पर भी। हाँ, बोरियों में बंद फाइलें। बिल्कुल। अगर मैं अपनी याददाश्त पर जोर दूं तो 2011 की जनगणना के समय वो डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे पूरी तरह से प्रोसेस और पब्लिश होने में ही सालों लग गए थे। बिल्कुल, सालों लगे थे। मतलब उस समय लाखों प्रगणक जमीन पर कागज के फॉर्म भरते थे। फिर उन फॉर्म्स को ट्रकों में भरकर डेटा सेंटर लाया जाता था। ट्रकों में? और फिर वहां हजारों ऑपरेटर्स उस डेटा को कंप्यूटर में एक एक करके टाइप करते थे। तो मतलब इस पूरी मैनुअल प्रक्रिया में तो गलतियों की भी बहुत गुंजाइश होती होगी। बहुत ज्यादा मानवीय भूल की पूरी गुंजाइश थी और समय तो बेतहाशा लगता ही था। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो 2027 की ये जनगणना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन जाती है। माइलस्टोन कैसे? देखिए, कुल मिलाकर ये 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की 8वीं। लेकिन जो बात इसे बाकी 15 से एकदम अलग करती है वो ये है कि ये पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। अच्छा, मतलब पहली बार सब कुछ पेपरलेस। हाँ बिल्कुल। कागज से क्लाउड तक का ये सफर डेटा प्रोसेसिंग के उस बॉटलनेक को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आ रहा है। हाँ बताइए। मतलब आज के समय में हमारे पास कई तरह के डेटाबेस तो पहले से मौजूद हैं, जैसे वोटर लिस्ट है और भी चीजें हैं। तो फिर इतनी विशाल मशीनरी सिर्फ लोगों को गिनने के लिए क्यों लगाई जाती है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है कि हर 10 साल में गिनना है तो गिन लो, या इसका लोकतंत्र की बुनियाद पर कोई असली असर भी पड़ता है? नहीं, ये महज गिनती बिल्कुल नहीं है। ये देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। हमारे स्रोतों में इसके 3 सबसे अहम उपयोग बताए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है नीति निर्माण। अब देखिए, देश के संसाधन सीमित हैं। कहाँ नया अस्पताल चाहिए, कहाँ सड़क बननी है, ये सब फैसले हवा में तो तय नहीं हो सकते। बिल्कुल, डेटा चाहिए उसके लिए। हाँ। दूसरा बड़ा उपयोग है परिसीमन। हमारे संसद और विधानसभा की सीटों का जो सटीक निर्धारण होता है ना, वो इसी डेटा पर टिका है कि किस क्षेत्र की आबादी कितनी बढ़ी या घटी है। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीधा जनगणना से जुड़ा है। एकदम सही। और तीसरा है समावेशी विकास। मतलब जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं या दिव्यांग लोग हैं, उन तक सही योजनाएं पहुंचाने के लिए जमीनी हकीकत का पता होना बहुत जरूरी है।
अगर मैं ऐसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक पुराने लैंडलाइन फोन से सीधे एक सुपर कंप्यूटर पे छलांग लगा रहे हो। बिल्कुल, बहुत सटीक तुलना है ये। और अगर ऐसे एक व्यवहारिक उदाहरण से देखें, मान लीजिए किसी डेटाबेस से हमें ये तो पता चल गया कि किसी जिले में कितने लोग रहते हैं, लेकिन जब जनगणना का डेटा आता है तो गहराई में जाके ये पता चलता है कि उस जिले में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अनुपात में वहाँ स्कूल है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़े आप। और यही कारण है कि ये डेटा रियल टाइम और एकदम अचूक होना चाहिए। जब सरकार के पास ये ठोस जानकारी होती है तो वो तुरंत वहाँ नए स्कूल खोलने का या फिर शिक्षा का बजट बढ़ाने का एक लक्षित फैसला ले सकती है। तो मतलब इस डिजिटल छलांग का असली फायदा सिर्फ करोड़ों पन्ने बचाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से गति और सटीकता का खेल है, क्योंकि अगर डेटा को प्रोसेस होने में ही 4 साल लग गए तो 4 साल पुरानी समस्या के लिए आज बनाई गई नीति तो वैसे ही बेमानी हो जाएगी। एकदम सही बात है। डिजिटल होने से अब नीतियां उस डेटा के आधार पर बनेंगी जो आज का है, ना कि सालों पुराना। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमें ये महायज्ञ क्यों करना है। हाँ, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां भौगोलिक रूप से इतनी जटिलता है, मतलब एक तरफ राजस्थान का रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ लद्दाख के बर्फ से ढके पहाड़ हैं। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट के जंगल भी हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े देश में इसे एक झटके में तो पूरा किया नहीं जा सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए से 2 बहुत ही स्पष्ट और तार्किक चरणों में, मतलब फेजेस में बांटा गया है। अच्छा, तो ये 2 फेज कौन से हैं? श्रोत बताते हैं कि इसका पहला चरण है मकान सूचीकरण, जिसे हम हाउस लिस्टिंग भी कहते हैं। हाउस लिस्टिंग। हाँ, ये चरण इसी महीने यानी अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 के बीच चलेगा। मतलब पूरे 6 महीने? हाँ, लेकिन हर राज्य को इसमें 1 महीने का स्लॉट दिया गया है, एक साथ पूरे देश में नहीं होगा। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इस पहले चरण में हम अभी लोगों को नहीं गिन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसका मुख्य लक्ष्य है देश की हर इमारत, हर बस्ती और वहाँ उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को रजिस्टर करना। अच्छा। इसे हम इस एक सवाल से समझ सकते हैं कि मकान कैसा है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। बस यही जानना है पहले चरण में। और एक बार जब ये पूरा नक्शा या ढांचा तैयार हो जाएगा तब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरा चरण है जनसंख्या की गणना या पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, और इसका समय 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच तय किया गया है। सिर्फ 20 दिन? हाँ, क्योंकि पहला ढांचा तो तैयार है ना। हालांकि जो बर्फीले या दुर्गम क्षेत्र हैं जहां मौसम खराब रहता है, वहां ये गणना समय से पहले ही कर ली जाएगी। वो तो लाजमी है। और इस दूसरे चरण का लक्ष्य होता है हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण लेना। मतलब पहले चरण में हमने पूछा मकान कैसा है, और दूसरे चरण में हम पूछेंगे उस मकान में कौन कौन रहता है। ये सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई विशाल इमारत बना रहे हों। कैसे? मतलब पहला चरण उस इमारत का ब्लूप्रिंट बनाने, नींव डालने और ये तय करने जैसा है कि दीवारें कहाँ होंगी, पानी की पाइपलाइन कहाँ होगी। बिल्कुल। और जब वो पूरा ढांचा तैयार हो जाता है तब दूसरा चरण ये देखने के लिए आता है कि असल में उन कमरों के अंदर जो परिवार रह रहा है वो कौन है। बहुत ही उम्दा एनोलॉजी है ये। और यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरी इमारत की मजबूती ना पहले चरण पर टिकी है। वो कैसे? क्योंकि पहला चरण ही दूसरे चरण के लिए डेटाबेस तैयार करता है। मान लीजिए पहले चरण में किसी प्रगणक से कोई पूरी की पूरी गली या कोई नई हाउसिंग सोसाइटी ही छूट गई। ओहो, अच्छा। तो जब फरवरी 2027 में दूसरा चरण शुरू होगा तो सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि वो गली अस्तित्व में भी है। नतीजा क्या होगा? उस गली में रहने वाले सैकड़ों लोग देश की गिनती से ही बाहर हो जाएंगे। बाप रे, मतलब नींव में एक छोटी सी भी दरार पूरे प्रोजेक्ट को गिरा सकती है। बिल्कुल गिरा सकती है। तो इस नींव को एकदम बिना दरार के बनाने के लिए इस बार जिस डिजिटल टूल का इस्तेमाल हो रहा है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। हमारे स्रोत में एक विशेष ऐप का जिक्र है
सेंसस 2027 HLO। हाँ, ये HLO का मतलब है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, और ये पूरी तरह से पेपरलेस ऐप है जो इस पूरे महायज्ञ का मुख्य हथियार है। लेकिन मैंने जब स्रोत में पढ़ा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। इस ऐप को चलाने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकताएं काफी ज्यादा रखी गई हैं। क्या आवश्यकताएं हैं? इसमें बताया गया है कि एंड्रॉयड 12 या iOS 15 से ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और सबसे दिलचस्प बात, कम से कम 4 से 8 GB रैम होनी चाहिए। जी हाँ। मतलब एक साधारण सा फॉर्म भरने वाले ऐप के लिए इतनी भारी भरकम रैम की क्या जरूरत है? ये तो गेमिंग फोन वाले स्पेक्स लग रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए, ये कोई साधारण फॉर्म वाला ऐप नहीं है। अच्छा। जब एक प्रगणक किसी दूर दराज के गांव में होता है, जहाँ हो सकता है कि इंटरनेट बिल्कुल ना हो, हाँ, वो तो भारत में आम बात है। हाँ, तो उस फोन को उस पूरे इलाके का भारी GIS मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला नक्शा ऑफलाइन लोड करना होता है। ओह, ऑफलाइन मैप्स, वो भी GIS वाले? बिल्कुल। और इसके साथ ही कई 100 घरों का पूरा एन्क्रिप्टेड डेटाबेस भी उस डिवाइस की लोकल मेमोरी में सुरक्षित रखना होता है। तो अगर फोन वल्का हुआ तो? अगर फोन हैंग हो गया या ऐप क्रैश हो गया तो सारा का सारा डेटा करप्ट हो सकता है, और फिर प्रगणक को दोबारा हर घर जाना पड़ेगा। इसलिए उच्च क्षमता वाला हार्डवेयर एक बुनियादी जरूरत है। मैं समझ गया। मतलब ये सिर्फ एक डेटा एंट्री टूल नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता डेटा सर्वर है। एकदम सही। लेकिन इस डिजिटल तकनीक में जो सबसे चौंकाने वाला बदलाव मुझे दिखा, वो है स्वगणना या कहें सेल्फ एन्यूमरेशन का नया फीचर। हाँ, ये इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मतलब ये पहली बार हो रहा है ना कि नागरिक अब एक वेब पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे? जी बिल्कुल, पहली बार। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर देश की एक बड़ी आबादी ने अपना डेटा खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पर भर दिया, तो फिर जमीन पर जो प्रगणक घूम रहे हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं बचेगा। वो वहाँ क्या करने जाएंगे? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, प्रगणक का काम खत्म नहीं होगा, बल्कि सच कहूँ तो तकनीक उनके काम को ज्यादा स्मार्ट और तेज बना देगी। वो कैसे? मतलब अगर मैंने डेटा भर दिया तो वो मेरे घर क्यों आएगा? इसे एक व्यावहारिक स्थिति से समझते हैं। शहरों में अक्सर क्या होता है, पति पत्नी दोनों नौकरी पर जाते हैं। बिल्कुल। प्रगणक दिन में उनके घर पहुंचता है तो उसे दरवाजे पर ताला लगा मिलता है। फिर प्रगणक को उसी घर के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या रही है हमेशा से। अब देखिए, स्वगणना के जरिए वो नौकरी पेशा परिवार रात में आराम से अपने सोफे पर बैठकर पोर्टल पर अपना डेटा भर सकता है। और जब वे इसे सबमिट करेंगे तो सिस्टम उन्हें एक ऐसी आईडी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट करके देगा। तो जब प्रगणक उस घर पे दोबारा जाएगा तो उसे वो पूरा लंबा चौड़ा फॉर्म फिर से नहीं भरना होगा? बिल्कुल नहीं। प्रगणक को बस उस परिवार से वो ऐसी आईडी लेनी है और उसे अपने ऐप में डालकर वेरीफाई करना है। अरे वाह! सिस्टम तुरंत उस जानकारी को प्रमाणित कर लेगा। इससे नागरिक की प्राइवेसी भी बनी रहती है, उन्हें किसी अजनबी को घर में नहीं बिठाना पड़ता, और प्रगणक का भी वो समय बच जाता जो एक लंबे फॉर्म को भरने में लगाता। ये तो बहुत ही मतलब बहुत कुशल प्रणाली है। दोनों का फायदा है इसमें। बिल्कुल। लेकिन चलिए थोड़ी जमीनी हकीकत पर भी आते हैं। हम जानते हैं कि देश के बहुत बड़े हिस्से में, हर गांव में, हर झुग्गी या बस्तियों में लोग वेब पोर्टल का इस्तेमाल खुद से नहीं करेंगे। हाँ, ये एक सच्चाई है। यानी जो ग्राउंड फोर्स है, उन लाखों प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की, उनकी जरूरत तो उतनी ही बड़ी होगी जमीन पर। बिल्कुल होगी। भले ही कुछ लोग खुद डेटा भरें, लेकिन देश के हर कोने को मैप करने के लिए जमीन पर इस फौज की जरूरत तो होगी ही। यही इस महायज्ञ की रीढ़ है। तो इनका काम जमीन पर असल में कैसे होगा? स्रोत प्रगणकों के काम को 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों में बांटते हैं। अच्छा, बताइए। पहला कदम है क्षेत्र की पहचान और नजरी नक्शा तैयार करना। नजरी नक्शा मतलब क्या इसका ये मतलब है कि उन्हें जो डिजिटल PDF नक्शा मिला है ऐप में, वो उसे बस फॉलो करेंगे? सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें उस नक्शे को जमीन की असल हकीकत से मिलाना होगा। मतलब क्रॉस चेक करना है। हाँ, प्रगणक ऐप में अपने निर्धारित ब्लॉक का जो PDF नक्शा डाउनलोड करेगा, उसे उन सीमाओं को भौतिक रूप से समझना होगा। अच्छा। मतलब उसे देखना होगा कि उसका ब्लॉक किस सड़क से शुरू हो रहा है और किस नाले या गली या पेड़ पर जाकर खत्म होता है। समझ गया। और इसके बाद दूसरा कदम?
क्या है? इसके बाद आता है दूसरा कदम, मकानों का चिन्हांकन। मकानों पर नंबर डालना। हाँ, अब देखिए शहरों में तो हर घर पर प्लेट लगी होती है, मकान नंबर 42, 43। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई प्रगणक किसी ऐसी बस्ती या गांव में है जहां घरों पर कोई नंबर ही नहीं है, तो वो ऐप में डेटा कैसे फीड करेगा कि वो किस घर में गया था? ये तो वाकई एक मुश्किल है। कैसे करेगा? यहीं पर जमीनी प्रक्रिया तकनीक के साथ जुड़ती है। ऐसे बिना नंबर वाले मकानों पर प्रगणक को एक लाल मार्कर पेन से स्पष्ट रूप से नंबर लिखना होगा। अच्छा, वो लाल मार्कर वाला सिस्टम अभी भी है? बिल्कुल है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि अगर कोई झोपड़ी या अस्थायी ढांचा भी है ना, तो वो बिना नंबर के छूट न जाए। हर एक ढांचा सिस्टम के लिए एक डेटा पॉइंट है। कोई छूटना नहीं चाहिए। और जब डेटा ऐप में फीड हो जाता है तब? और बहुत अहम कदम, डेटा प्रविष्टि और सिंकिंग। सिंकिंग मतलब सर्वर पर अपलोड करना? हाँ, स्रोतों में एक नियम पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि हर 5-6 मकानों का डेटा भरने के बाद प्रगणक को उसे सर्वर पर सिंक करना अनिवार्य है। हर 5-6 मकानों के बाद? ये तो बहुत जल्दी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल फेल सेफ मैकेनिज्म है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कंप्यूटर पर कोई जरूरी और बहुत लंबा डॉक्यूमेंट टाइप करते समय बार-बार Ctrl+S दबाते रहते हैं। एकदम सटीक तुलना की आपने। मतलब अगर अचानक बिजली चली जाए या इस स्थिति में प्रगणक के हाथ से फोन गिरकर टूट जाए या चोरी हो जाए, हाँ बिल्कुल, तो वो जो महीनों की मेहनत है वो बर्बाद ना हो। सही कहा। अगर सिंक नहीं किया और डिवाइस खराब हो गया तो आपको उन सभी घरों में दोबारा जाकर पूरी जानकारी फिर से लेनी पड़ेगी, जो कि कोई नहीं चाहेगा। हाँ। वो तो एक दुस्वप्न हो जाएगा। लेकिन एक सवाल और है। जी पूछिए। इतने बड़े स्तर पर जहां लाखों प्रगणक अपने अपने फोन में डेटा डाल रहे हैं, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि वे अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? मतलब आप धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब कोई प्रगणक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर अंदाजे से भी तो डेटा भर सकता है ना कि फला घर में इतने लोग होंगे। ये डर तो हमेशा रहता है, और इसी लापरवाही या धोखाधड़ी को रोकने के लिए पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर की भूमिका आती है। अच्छा, तो सुपरवाइजर क्या करते हैं? वे मार्गदर्शक है और निगरानी भी करते हैं। उनके पास एक अलग सुपरवाइजर ऐप होता है। हमारे स्रोतों में भौतिक सत्यापन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है? मान लीजिए सिस्टम के मास्टर नक्शे के अनुसार एक ब्लॉक में 100 घर होने चाहिए। 100 घर। लेकिन प्रगणक ने अपनी फील्ड विजिट के बाद ऐप में सिर्फ 80 घरों की एंट्री की और उस ब्लॉक को पूरा मार्क करके सबमिट कर दिया। तो ये तो सिस्टम के लिए एक रेड फ्लैग हो जाएगा ना? बिल्कुल। ऐसे में तुरंत सुपरवाइजर के ऐप में कवरेज अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। अरे वाह। अब उस सुपरवाइजर को उन बचे हुए 20 घरों के लिए खुद फील्ड में जाकर भौतिक रूप से जांच करनी होगी। अच्छा, मतलब उसे खुद जमीन पर जाना होगा? हाँ, उसे देखना होगा कि क्या सच में वो 20 घर किसी वजह से गिरा दिए गए हैं या वहाँ कोई नया निर्माण हो रहा है, या फिर प्रगणक ने आलस में आकर कोई पूरी की पूरी गली ही छोड़ दी है। क्योंकि मिशन का लक्ष्य हर हाल में 100% कवरेज है, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। ये सब सुनकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और तकनीकी रूप से बहुत कड़ी है। बिल्कुल, इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। लेकिन जब हम इतने सारे डिजिटल डेटा की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं और 100% ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो जो आम जनता है उनके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल उठता है, प्राइवेसी का। हाँ, प्राइवेसी का। मतलब नियम तो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज के दौर में जहां रोज किसी न किसी कॉर्पोरेट या सरकारी सर्वर से डेटा लीक होने की खबरें आती रहती हैं। हाँ, ये चिंता तो रहती है लोगों में। तो एक आम नागरिक कैसे भरोसा कर ले? कोई भी व्यक्ति अपनी आय, अपने परिवार की जानकारी या अपने घर की संपत्ति का ब्यौरा सरकार के क्लाउड सर्वर पर डालते हुए क्यों नहीं डरेगा? हाँ, ये डर बहुत ही स्वाभाविक है, मैं सहमत हूँ। और आपको पता है, जनगणना के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इस बात को पिछले 150 सालों से जानते हैं। अच्छा। हाँ, अगर लोगों के मन में जरा सा भी ये डर होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल पुलिस या टैक्स विभाग या कोई और एजेंसी उनके खिलाफ कर सकती है, हाँ, तो वो सच नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, लोग कभी सही जानकारी नहीं देंगे, वे झूठ बोलेंगे। और अगर डेटा ही झूठ है तो इतनी बड़ी जनगणना का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो फिर इसका समाधान क्या है?
इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सख्त कानूनी कवच दिया गया है। कानूनी कवच ये कैसे काम करता है? स्रोत इसके लिए जनगणना अधिनियम 1948 का संदर्भ देते हैं। 1948? हाँ, इसमें सबसे पहले तो धारा 8 और 9 के तहत प्रगणकों को किसी भी परिसर में प्रवेश करने और कानूनी रूप से सवाल पूछने का वैधानिक अधिकार दिया गया है। मतलब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सही कहा। लेकिन जो असली सुरक्षा नागरिकों को मिलती है वो आती है धारा 15 से। धारा 15 में ऐसा क्या है? ये धारा इस बात की गारंटी देती है कि दर्ज की गई हर एक जानकारी 100% गोपनीय है। 100% गोपनीय से आपका मतलब क्या है? क्या इसे किसी दूसरी सरकारी एजेंसी के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये कानून इतना सख्त है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई सरकारी संस्था भी RTI यानी सूचना के अधिकार के तहत भी इस व्यक्तिगत डेटा को नहीं मांग सकती। ओह, RTI के बाहर है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस डेटा को देश की किसी भी अदालत में साक्ष्य यानी सबूत के तौर पर किसी के भी खिलाफ पेश नहीं किया जा सकता। रुकिए, मतलब अगर पुलिस किसी गंभीर मामले की जांच भी कर रही है तो क्या वो भी जनगणना के इस व्यक्तिगत डेटा को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये कानूनी फायरवॉल पूरी तरह से अभेद्य है। ये तो बहुत ही मजबूत सुरक्षा है। हाँ, इसका एकमात्र उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि नागरिक निडर होकर पूरी ईमानदारी के साथ प्रगणक को एकदम सही जानकारी दें, उन्हें कोई डर ना हो। वाकई ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा चक्र है। और जहां नागरिकों के लिए ये सुरक्षा है, वहीं मैंने पढ़ा कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ नियम है। जी बिल्कुल। धारा 15A और 15B के तहत जो कर्मचारी सद्भावना या गुड फेथ में काम कर रहे हैं उन्हें भी पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हाँ, उन्हें भी सुरक्षा दी गई है। लेकिन उन प्रगणकों के बारे में क्या जो चिलचिलाती धूप में या भारी बारिश में ये मुश्किल काम जमीन पर उतर कर करेंगे, उनके लिए क्या है? सरकार उनके इस उत्कृष्ट कार्य का सम्मान मानदेय यानी हॉनोरेरियम देकर करती है। अच्छा, पैसे मिलते हैं इसके लिए? हाँ, लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस मानदेय को पाने की शर्तें बहुत ही सख्त हैं। मतलब महज ड्यूटी पर नाम लिखवा लेना काफी नहीं है कि बस साइन कर दिया और पैसे मिल गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। मानदेय तभी मिलेगा जब प्रगणक ने प्रशिक्षण सत्रों में पूरी उपस्थिति दर्ज की हो। ट्रेनिंग जरूरी है। दूसरा, फील्ड में बिना किसी चूक के 100% कवरेज किया हो, जो हमने अभी अलर्ट वाले मामले में समझा। बिल्कुल। और तीसरा, जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि हर 5-6 घरों के बाद डेटा की समय पर सिंकिंग की हो। अच्छा, मतलब सिंकिंग भी ट्रैक होती है? जी हाँ, अगर ये सभी शर्तें ऐप और सुपरवाइजर के द्वारा प्रमाणित होती हैं, तभी पूरा मानदेय और वो प्रशंसा पत्र जारी किया जाएगा। ये तो एक बहुत ही पेशेवर दृष्टिकोण है ना? हाँ, तो अगर हम आज की इस पूरे गहरी चर्चा और स्रोतों से मिली जानकारी को एक फ्रेम में समेटने की कोशिश करें तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? हमारे स्रोत इस पूरे डिजिटल जनगणना के ढांचे को 4 मुख्य स्तंभों यानी 4 पिलर्स में बांटते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट का एक बेहतरीन सारांश है। ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ है तकनीक, यानी वो पेपरलेस HLO ऐप, 8 GB रैम वाले डिवाइस और नागरिकों के लिए स्वगणना वाला वेब पोर्टल। तकनीक हो गई। दूसरा स्तंभ है प्रक्रिया, यानी ये 2 स्पष्ट चरणों वाला हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन वाला व्यवस्थित महायज्ञ। बिल्कुल। तीसरा स्तंभ है लोग, यानी हमारे प्रगणक, पर्यवेक्षक और खुद नागरिक जो इस पूरे डेटा को जीवंत बनाते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है नियम, यानी जनगणना अधिनियम 1948, जो इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी अधिकार और नागरिकों को पूर्ण प्राइवेसी की गारंटी देता है। वाकई ये 4 स्तंभ किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की नींव को दर्शाते हैं। बिल्कुल। इन सब बातों से हम सभी सुनने वालों के लिए एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि ये सिर्फ एक रूटीन सरकारी फॉर्म भरने की उबाऊ प्रक्रिया नहीं है। एकदम सही। ये 1872 की उन धूल भरी कागजी फाइलों और महीनों की मैनुअल डेटा एंट्री से लेकर 2027 के इस अत्याधुनिक क्लाउड बेस्ड ऐप तक का एक बहुत ही शानदार सफर है।
हाँ, एक पूरी सदी का सफर है ये। हाँ, और ये उस भारत का निर्माण है जिसकी नीतियां अब हवा में नहीं बल्कि जमीन से निकले एकदम सटीक और ताज़ा डेटा पर आधारित होंगी। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये डिजिटल क्रांति केवल कोई तकनीक बदलने के बारे में नहीं है। ये दरअसल शासन व्यवस्था की गति और उसकी जवाबदेही को पूरी तरह से बदल देने के बारे में है। बिल्कुल। इस सफर ने हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है कि कैसे तकनीक हमारे जीवन के, हमारे देश के सबसे बुनियादी पहलुओं को इतनी तेजी से बदल रही है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल है, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़कर जाते हैं। क्या विचार है? जरा कल्पना कीजिए, इस बार 2027 में हमने पहली बार स्वगणना की शुरुआत कर दी है। हाँ, सेल्फ एन्यूमरेशन। जहां लाखों लोग पोर्टल पर अपनी जानकारी खुद भरेंगे। तो अब से 10 साल बाद जब अगली जनगणना समय आएगा, यानी 2037 में, क्या तब हमें जमीन पर किसी इंसान की, किसी प्रगणक की घर घर जाने की जरूरत भी पड़ेगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। या फिर तब तक हमारे स्मार्ट डिवाइसेस, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे आधार या सोशल सिक्योरिटी नंबर और हमारा जो पूरा डिजिटल फुटप्रिंट है वो खुद ब खुद ही हमारी सटीक गिनती कर लेगा? मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटेड। हाँ, क्या भविष्य की जनगणना पूरी तरह से मशीन संचालित और बस बैकग्राउंड में चलने वाली एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया बन जाएगी जहां हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी गिनती हो जाएगी? तकनीक जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये नामुमकिन तो नहीं लगता? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, बहुत कुछ। आज की इस बेहद रोमांचक और जानकारी से भरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ।